हम लोग बात कर रहे थे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आप देखेंगे कि जो पार्ट 3 है और जहां से ये शुरू हो रहा है वह ऊपर लिखा है स्वतंत्र अधिकार, और स्वतंत्र अधिकार के नीचे आप देखेंगे तो लिखा है वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। कुछ अधिकारों का, इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट क्लास में बात हुई थी इस अधिकार के संबंध में, इस अधिकार के संबंध में जो फर्स्ट क्लास हुई थी, जो पहली क्लास थी, उसमें जो हमने बात कही थी कि स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्वतंत्रता, इसका हक सिर्फ अनुच्छेद 19 तक सीमित नहीं है, और ये बात आप यहीं से अपने दिमाग में रखकर चलेंगे तब जब मेनका गांधी डिस्कस होगी। जब अनुच्छेद 21 डिस्कस होना शुरू होगा, प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, तब इस शब्द को फिर और इस बात को और इस विचार को याद नहीं रखना पड़ेगा अलग से कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इन शब्दों में जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हो सकती है सब शामिल है। फिर इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को, इस बात को याद रखने की कोई जरूरत बचेगी नहीं। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहली क्लास उसके बारे में आप ये माने कि कुछ हम धर्म, अध्यात्म और उपदेश इसकी बात कर रहे थे। आप जिस समय वो चीज पढ़ना शुरू करेंगे तब एकदम दोनों के बीच की रिलेवेंस ही आपको दिखाई देगी। स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा अधिकार है, इसे आप इन 6 स्थितियों तक सीमित नहीं कर सकते जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद 20 तो आपराधिक न्याय प्रशासन इससे संबंधित है, इसलिए वो जिन स्वतंत्रताओं की बात करता है वो तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं जिस पर कोई आपराधिक आरोप या तो लग गया और या वो आपराधिक आरोप के चलते दोषित हो गया, और अनुच्छेद 22 उस व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में या किसी भी प्रकार के डिटेंशन में रख दिया गया। और जहां तक अनुच्छेद 21 का सवाल है, इसीलिए अनुच्छेद 21 का विस्तार दिन ब दिन होता जा रहा है और दिन ब दिन होता जाएगा, उसका विस्तार रुकने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी के डिसीजन में ठीक लोग बैठे और उन्होंने जो अधिवक्ता गण थे उनकी इस बात को समझा, उसके मर्म को जाना कि ये ठीक है कि स्वतंत्रता एक अति विस्तृत अधिकार है और इसमें व्यक्ति का जो मोक्ष या मुक्ति को उपलब्ध हो जाने का प्रयास है यह भी शामिल माना जा सकता है, प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इन शब्दों में। क्योंकि स्वतंत्रता किसी एक दशा तक, किसी एक स्थिति तक सीमित नहीं की जा सकती, और पहली बार मेनका गांधी में यह अनुभव किया गया कि अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं के सहित जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हो सकती हैं वे सब प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल हैं। अर्थात 19 न हो, 20 न हो, 22 न हो तो भी 21 से कम चलेगा, कुछ न हो। 19, 20, 22 ये बनाए इसलिए क्योंकि ये जिन स्वतंत्रताओं की बात कर रहे हैं वे मानव जीवन के लिए इतनी महत्व की कि उन्हें स्पेसिफिकली अलग से मेंशन कर देना जरूरी होगा।
जैसे आप कोई काम करोगे तो आप काम ठीक से करोगे, ये पहली बार में अपेक्षित है। ये अलग से कहने की जरूरत नहीं होती कि काम आपको करना है और काम आपको ठीक से करना है, इसे अलग से कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहना पर्याप्त होता है कि आप अमुक कार्य करोगे। इसका मतलब ये होता है कि आप अमुक कार्य उसी ढंग से करोगे जो ढंग अमुक कार्य को करने के लिए सदियों से स्थापित है, उसी ढंग से करोगे। लेकिन फिर भी अगर काम के परिणाम इतने महत्व के हैं कि उनके घटित होने से समाज गंभीर रूप में प्रभावित होने वाला है, तो सावधानी का नियम बरतते हुए, अतिरिक्त सतर्कता दिखाते हुए ये कहा जाता है कि भाई ठीक से करना। तो ये जो ठीक से करना शब्द जोड़े गए हैं, ये नबी जोड़े गए हैं, तो भी आपका दायित्व जो काम को ठीक से करने के संबंध में है वो कम नहीं होता। लेकिन वक्ता ने काम को महत्व का माना, इसलिए उसने इन शब्दों को जोड़ दिया। इसके कारण से आपकी जिम्मेदारी कम हुई है, यह बात नहीं है। बस इतनी सी ही बात है। अनुच्छेद 19, 20 और 22 इनको अलग करके लिखने के पीछे, और इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक विस्तृत है। जब तक आप इस पूरे कॉन्सेप्शन को नहीं समझेंगे तब तक हर बार याद ही करना पड़ेगा कि समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17 और 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21 और 22 में है। यह हर बार याद ही करना पड़ेगा। और एक बार बस ठीक से समझेंगे, सारा याद करना विलुप्त हो जाता है, क्योंकि सब कुछ याद हो जाता है। ठीक है, फिर कुछ नहीं बचता याद करने को। याद करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने चीजों को ठीक से जाना ही नहीं। आपने सिर्फ शब्द सुने, और शब्द सुनकर कोई ज्ञान नहीं होता। शब्द याद हो जाएगा, क्योंकि शब्द किसी भाव को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उस भाव का अनुभव चाहिए, और जब उस भाव का अनुभव होता है तो शब्द तो बहुत पीछे छूट जाता है, और केवल वो भाव आपका अपना हो जाता है, और फिर कुछ भी याद करने की और अनुभव करने की जरूरत होती ही नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती। तो कहता है वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी वाक स्वातंत्र से संबंधित सभी अधिकारों का नहीं। अब आप देखें कठिनाई कितनी है। एक तो स्वतंत्रता, वो अपने में इतना बड़ा शब्द है कि उसके बारे में सिर्फ इसे कहने के अलावा कोई मार्ग शेष नहीं है कि हम ये कहने कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इन शब्दों में जितनी स्वतंत्रताएं हो सकती हैं सब शामिल है। इसके अलावा कोई रास्ता शेष नहीं है, क्योंकि हम सारी स्वतंत्रताओं को तो अभी जाने ही नहीं, तो हम बताएं कैसे। ठीक है, एक तो ये कठिनाई है, और फिर उन कठिनाई इस कठिनाई के रहते हुए जब हम कैटेगराइज भी कर रहे हैं कुछ मुख्य मुख्य स्वतंत्रताओं को, तो अनुच्छेद 19 जहां वाक एवं अभिव्यक्ति संबंधी कुछ विषयक, वाक एवं अभिव्यक्ति विषयक कुछ अधिकार एक जगह पर रख रहे हैं, वहां भी वाक एवं अभिव्यक्ति विषयक सभी अधिकारों को वर्णित नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभिव्यक्ति तो रोकर भी है, अभिव्यक्ति तो हंसकर भी है,
अभिव्यक्ति तो गाना गाकर है, अभिव्यक्ति तो डांस करके है। आप डांस करो, काहे के लिए करो? आप स्वयं को अभिव्यक्ति ही कर रहे हो, या तो अपने मन की प्रसन्नता को, और या अपने टैलेंट जिसे आप गुण कहते हो उसका। दो ही बातें तो है। जो कुछ आप इंस्टाग्राम पर कर रहे हो, या तो आपकी प्रसन्नता, इसकी अभिव्यक्ति है। आपने कुछ अपने मूवमेंट्स शेयर कर दिए, तो आपने क्या किया है? आप अपनी प्रसन्नता को दूसरों के साथ बांट लेना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि आप अति प्रसन्न हो, आपकी खुद की प्रसन्नता खुद से संभाली नहीं जा रही, तभी तो आप बांटते हो। जब भी कुछ आपके मन में या कुछ आप में इतना ज्यादा हो जाता है जिसे अभिव्यक्त करने में शब्द असमर्थ हो जाते हैं, तो आप रोना शुरू करते हो, ठीक है? क्यों? शब्द अब उस भाव को व्यक्त करने में असमर्थ हो गए, इसलिए आप खुशी में भी रोते हो और दुख में भी रोते हो। क्यों? अब अगर आंसू दुख का प्रतीक है, तो खुशी में क्यों आ रहा? इवन कई बार तो जब आप किसी के प्रति कृतज्ञता ये अनुभव करते हो, तो भी आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जब भी कुछ इतना आपके भीतर पैदा हो जाएगा जिसे शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं होगा, तो आप बहना शुरू करेंगे, आपके आंसू निकलेंगे, ठीक है? तो अभिव्यक्ति कितने प्रकार से हो, कितनी तरह हो सकती है, इसे भी एक जगह पर इकट्ठा कर पाना संभव नहीं। इसलिए उसने लिखा कि वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है? कुछ, सिर्फ कुछ, सारे नहीं हो सकते। और इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो वहां तक वाक एवं अभिव्यक्ति विषयक जो मामले हैं वो यहां तक आए। आप एक एक शब्द को देखेंगे तो एक एक शब्द में आपको विधायी योजना स्पष्ट होनी शुरू होगी। कहता है वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अब एक चीज और देखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इस पर ध्यान देंगे तो सबसे ऊपर उसने क्या लिखा? सभी नागरिकों को डैश ले लिया। इसका मतलब सभी नागरिकों को शब्द आगे का, खा, गा, घा, जो भी लिखा है ABCD सबके साथ पढ़े जाएंगे, क्योंकि पढ़ने की का सिद्धांत ही यही है, ठीक है? तो सभी नागरिकों को ये शब्द तो सबके साथ पढ़े जाएंगे। अब आगे देखें, का में कहता है वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का, ठीक है? वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का। वाक के साथ स्वातंत्र लिखा, अभिव्यक्ति के साथ स्वातंत्र लिखा, और शेष आप देखें किसी के साथ स्वातंत्र शब्द का प्रयोग नहीं है, किसी के साथ नहीं। आगे लिखा होता शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का स्वातंत्र शब्द का प्रयोग नहीं है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का स्वातंत्र शब्द का प्रयोग नहीं है। आप नीचे छा तक आ जाए, स्वातंत्र शब्द का प्रयोग केवल का खंड में, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो ये लोप नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि भूल गए हो। वाक स्वातंत्र का, अभिव्यक्ति स्वातंत्र का। देखिए, अधिकार होना अलग बात है और स्वतंत्रता होना बिल्कुल दूसरी बात है। हमें वाक
स्वतंत्र का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं। ये नहीं है, मतलब ये नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि बोलने का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार, इससे बहुत बड़ी चीज हमें दी गई है, दी नहीं गई। बात जबान के आदि होने के कारण वैसे निकल जाती है, अन्यथा तो पहली क्लास में हमने यही कहा कि किसी ने नहीं दी। तो प्रकृति में है, इसको तो आइडेंटिफाई किया है, इसको तो रिकॉग्नाइज किया है, दिया तो किसी ने नहीं। और इसीलिए कहा गया, कृष्ण तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमने सिर्फ जन्म ले लिया, इतना सफिशिएंट है अपने स्वतंत्रता के अधिकार को सिद्ध करने के लिए। अन्य किसी सबूत की जरूरत नहीं अपने स्वतंत्रता के अधिकार को सिद्ध करने के लिए, किसी सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमने सिर्फ जन्म लिया, मेरा अधिकार सिद्ध है, बात खत्म। क्यों? क्योंकि प्रकृति में जिसने जिसने जन्म लिया उसका यह अधिकार सिद्ध है। प्रत्येक प्रकृति की में जो कुछ है, सब कुछ अपने को परतंत्र बनाए जाने के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि प्रकृति प्रदत्त यह हक है जो प्रकृति में जन्म लेने मात्र से प्राप्त होता है। इसलिए तिलक ने यह बात कही। तिलक की यह बात सिद्धांत नहीं है, कि तिलक का जो अनुभव है वो शब्दों में अभिव्यक्त हो गया है। तिलक का यह अनुभव है, पढ़कर नहीं बोली है ये बात, ठीक है। तिलक ने जानकर बोली है ये बात, और जानकर ही बोली जा सकती है, पढ़कर तो बोली नहीं जा सकती। तो कहता है कि आपका वाक स्वातंत्र का और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको वाक स्वातंत्र का अधिकार है। डिफरेंट बात है। अधिकार का मतलब होता है जो कुछ प्रदत्त है, और स्वतंत्रता का मतलब होता है जो है प्रदत्त, लिया जा सकता है, जो है उसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है। जो है उस पर प्रतिबंध हो सकते हैं, ठीक है। जो है उसके विस्तार को सीमित किया जा सकता है समाज हित में, उसे लिया नहीं जा सकता, और जो प्रदत्त है वो लिया जा सकता है। कॉन्सेप्शन महत्वपूर्ण होता है। कॉन्सेप्शन आपके व्यक्तित्व की सूचना देता है, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना, नाम बदलने से क्या होगा। जरा घरों में देखो, जो टिल्लू नाम का कोई हो तो बुरा ना मारे भाई, जो टिल्लू नाम रख दिया, इसका मतलब माँ बाप की कोई सोच ही नहीं है। आप जरा फिर उन माँ बाप को देखो तो टिल्लू नाम रख रहे हैं, निरर्थक, कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है उसका, कोई लेना देना नहीं। आप घरों में देख लो, उन्होंने अपने बेटे का नाम माधव रखा है, इसका मतलब माँ बाप धार्मिक सोच के, और देख लेना, जरा देखना वैसा निकलेगा, ठीक है। जिस ढंग के माँ बाप होंगे उसी ढंग का नाम होगा, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति आपके विचार से आती है, आपका विचार आपके भाव से पैदा होता है, आपका भाव आपके दर्शन को स्पष्ट करता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई नाम बदल रहा है और एक नहीं बदल रहा है तो दोनों व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो मूर्ख है, इसके अलावा कुछ नहीं। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खराबी भी यही है कि यहां अंततः मूर्खों का शासन हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होगा, और बहुमत अक्सर मूर्खों का ही होता है। इसलिए लोकतंत्र हर चीज की अच्छाई है, हर चीज की बुराई है।
लोकतंत्र जहां जनता को राज व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने का हक देता है, वहीं ये राज व्यवस्था को मूर्खों के शासन में भी बदल देता है। ये भी इसकी खराबी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकतंत्र की व्याख्या की है, युक्ति के शासन के रूप में की है, बहुमत के शासन के रूप में नहीं। अगर युक्ति के शासन के रूप में न की हो तो बहुमत तो संसद के पास है, उसने पास कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी अयुक्ति संगत है, ठीक है, तो नहीं चलेगा। तो लोकतंत्र की व्याख्या युक्ति के शासन के तौर पर स्वीकार हुई है। तो आप, ये लोग क्या समझ लेते हैं, इससे मतलब नहीं है। अधिकार ये हमेशा प्रदत्त है, और प्रदत्त होने के कारण ये वापस हो सकता है। और स्वतंत्र ये स्थिति है, ये प्रदत्त नहीं है, ये स्थिति है, ये स्टेटस है। इसलिए इसको लिया नहीं जा सकता, इसको सीमित कर सकते हैं, और वो भी उन दशाओं में, ठीक है, जो स्थापित तौर पर इस स्थिति को सीमित किए जाने के संबंध में न्याय संगत मानी जाए। उसके अलावा इसको सीमित नहीं किया जा सकता। ये अधिकार है ही नहीं, ये स्थिति है। आपको कानून के पीछे जो भाव है उसको समझना चाहिए। तो ये स्टेटस है, इट इज नॉट ए राइट, ठीक है। और इसीलिए क्या कहा, वाक स्वातंत्र या अभिव्यक्ति के स्वातंत्र पर आप केवल तब प्रतिबंध लगाएंगे जब क्या होगा, अनुच्छेद 19(2) इसमें वर्णित आधार संतुष्ट हो जाएंगे। अर्थात अनुच्छेद 19(2) में जो आधार वर्णित किए गए हैं, उन आधारों के आधार पर या उन आधारों पर आधारित किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही आप वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति के स्वातंत्र पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं। अदरवाइज यू कांट, कर ही नहीं सकते। क्यों? ये अधिकार नहीं है, ये स्थिति है। आप इसे अधिकार समझते हैं, इसीलिए गड़बड़ होती है। और इसीलिए जब कम से कम हम एलएलबी में थे तो मेरे मन में तो उठता था सवाल, आपके मन में उठता नहीं, या उठता है या नहीं, आप जरूर, कि संसद जो सब कुछ कर सकती है, वो आखिर फंडामेंटल राइट इनको क्यों नहीं खत्म कर सकती? और फिर आप फिर कैटेगराइजेशन करते हो, कहते हो कि फंडामेंटल राइट में वो फंडामेंटल राइट जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित कर देंगे वे नहीं खत्म कर सकते, बाकी कर सकते। बाकी केशवानंद भारती ने कहा ना, उद्देश्य का फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट को ही संशोधित किया था। संपत्ति का अधिकार देखेंगे 31A, B, C, D, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी लगातार चैलेंज हो रही थी, ठीक है। 25वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित था। जब पहुंचेंगे 31 पर तो देखेंगे। और 25वां संविधान संशोधन पहला ऐसा संशोधन है जिसमें यह कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी प्रीवेल कर सकते हैं फंडामेंटल राइट। तो किस्सा आगे का है, आगे देखेंगे। लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में ये समस्याएं आती थी कि आप ये क्या कह रहे हो, कुछ बातें समझ में नहीं आती। कभी आप कहते हो कि फंडामेंटल राइट अमेंड ही नहीं हो सकते, फिर कह देते हो कि नहीं साहब अमेंड हो सकते हैं। दो ग्रुप हैं फंडामेंटल राइट्स के, एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और दूसरे नहीं है। जो नहीं है उन्हें अमेंड कर सकते हो, जो है उन्हें नहीं कर सकते। एक घालमेल,
ये चलता था। क्यों? इसलिए कि सही कॉन्सेप्शन नहीं था। वे जो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट समझे गए हैं वे राइट नहीं है, वे स्थिति है और स्थिति बदली नहीं जा सकती। वाक स्वातंत्र है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र है और स्वातंत्र या स्वतंत्रता राइट से बड़ी बात है। राइट तो लिए और दिए जा सकते हैं, ठीक है। आप देखें, कहता वाक स्वातंत्र, सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार होगा, ठीक है ना। वाक स्वातंत्र का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। वाक स्वातंत्र का अधिकार है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार है, और यह स्वातंत्र शब्द भी जो अन्य यहां पर दिए उनमें शामिल नहीं, ठीक है। 6 बातें यहां दी, उनमें से केवल एक उसमें स्वातंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति के स्वातंत्र का महत्व स्वतंत्रता की स्थिति में भी दर्शित होता है कि स्वतंत्रता जो एक बहुत सारे अधिकारों का सम्मिलित नाम है, या यूं कहें स्वतंत्रता जो बहुत सारी स्थितियों का सम्मिलित नाम है, उनमें भी जो सबसे अधिक कीमती है और सबसे अधिक संरक्षण के योग्य है वो वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र है। क्यों? ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, और न सिर्फ सबसे ऊपर है बल्कि केवल ये है कि 6 में केवल इसी में स्वातंत्र शब्द का प्रयोग हुआ और किसी में नहीं हुआ। और वाक स्वातंत्र के बाद, अभिव्यक्ति स्वातंत्र के बाद अधिकार शब्द लिखा गया है। अधिकार शब्द स्वातंत्र को हटाकर नहीं लिखा गया। वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के साथ अधिकार शब्द का प्रयोग है। ध्यान देना पड़ेगा चीजों पे। आप चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे तो मूर्खता है, देना ही चाहिए। और अगर नहीं देंगे तो फिर आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता। आप कहते कानून बोरिंग है, इससे शानदार, इससे जानदार, इससे रोचक दूसरा विषय ही नहीं होता। शर्त यह कानून जानकारी के लिए पढ़े हैं। कंपटीशन तो अपने आप निकलता है, और नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? हम तो नहीं निकला तो क्या हो गया? जिनसे निकला उन तो बहुत अच्छी स्थिति में है। यह बात तब पता लगेगी जब जिनसे निकला वे रिटायर हो जाएंगे। हमको अहम की बात नहीं करनी, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि आपको कंपटीशन नहीं निकालना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप चीजों को अपने हिसाब से समझ लेते हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कंपटीशन नहीं निकालना चाहिए, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पढ़ने का लक्ष्य ज्ञान होता है, पढ़ने का लक्ष्य कंपटीशन में सेलेक्ट होना नहीं होता। वो डेरिवेटिव है, वो व्युत्पाद है। आप पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे तो सेलेक्ट तो हो ही जाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी बात है। एपीजे अब्दुल कलाम ने पढ़ा, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन ये तो बहुत छोटी बात है। अब सोचो जरा प्री में क्या पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि 6 स्वतंत्रताओं सहित कितनी स्वतंत्रता है। मतलब जितना हमने बोला है इसमें जो बहुत रद्दी किस्म का है वो आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है। तो कंपटीशन किस लेवल की चीज होती है ये आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा ज्ञान के लिए है,
शिक्षा नौकरी के लिए नहीं। ये पता नहीं कहां से बात आ गई, रोजगारोन्मुख शिक्षा। अरे शिक्षा होती ही रोजगारोन्मुख है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसे रोजगार न मिले असंभव। आप कहते हो जरा कोई वकील बता दो, वकील तो 1200 है, फिर वकील ढूंढ क्यों रहे हो? इसका मतलब आप भी मानते हो 1200 जो हैं उनमें वकील बहुत कम है। आप कहते हो कोई डॉक्टर बता दो, इसका मतलब आप भी मानते हो कि इतने सारे डॉक्टर्स में से डॉक्टर बहुत कम है। तो शिक्षा तो रोजगारोन्मुख होती ही है, उसे बनाने की जरूरत थोड़ा ही है। तो जरा आप असेंडिंग ऑर्डर को देखेंगे तो सबसे ऊपर वाक्य में व्यक्ति का स्वातंत्र, और उसमें भी स्वातंत्र शब्द का प्रयोग अधिकार से पूर्व। ये शो करता है कि यह अधिकार बहुत महत्व का है। और काय का वाक स्वातंत्र का है और अभिव्यक्ति के स्वातंत्र का है, क्योंकि बोलना यही अभिव्यक्ति का माध्यम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभिव्यक्ति बोलने से तो बहुत कम हो सकती है, हो ही नहीं सकती। हमने अभी आपसे कहा कि खुशी हो, गम हो, कृतज्ञता हो, भाव हो, प्रेम हो, ये जब उच्चतम स्थिति में पहुंचेगा तो शब्द बहुत पीछे छूट जाएंगे। तब तो आपके पास अभिव्यक्ति का साधन रोने के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप समाज में देखेंगे जो बड़े योद्धा बनकर कहें क्या लड़कियों की तरह रोते हो, वो अच्छे लोग नहीं होते। उनके व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिएगा, वो अच्छे लोग नहीं होते। किसी को सांत्वना देने के लिए कहना, देखिए सर्कमस्टेंसेस में चीजों को समझना पड़ता है। किसी को सांत्वना देना है तो ये कहना है, और वो भी ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रोना ये बड़ा अच्छा गुण है, ये खराब नहीं है। और बुद्ध ने तो यहां तक कहा है कि अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते तो आपको स्त्री हो जाना पड़ेगा। स्त्री हो जाना पड़ेगा मतलब शारीरिक तौर पर नहीं, भावनाओं के दृष्टिकोण से, ठीक है। क्योंकि रोना ये उस दशा का नाम है जिसमें आपके पास अपनी अभिव्यक्ति के साधन समाप्त हो जाते हैं। आप उस उच्चतम दशा में पहुंच गए जहां आप शब्द व्यक्त ही नहीं कर सकता चीजों को, और वो भाव कोई हो, खाली शोक नहीं होता वो भाव। इसलिए अगर आप अभिव्यक्ति का स्वातंत्र नहीं देंगे, केवल वाक स्वातंत्र देंगे, तो आपने कुछ नहीं दिया। तब तो ऐसे मानो कि तुम्हारे पास देने को हीरे हो और तुम किसी को मुट्ठी भर आटा दे दो, ये तो फिर ऐसे है। और आप बोलने के अधिकार को बहुत महत्वपूर्ण मानकर बैठते हैं, ठीक है। ये तो अत्यंत खराब बात, ठीक है। इसीलिए फ्रेमर्स ने क्या किया, उन्होंने अभिव्यक्ति के स्वातंत्र को भी जोड़ा, और अभिव्यक्ति हमेशा बोलने से अलग होती है, ठीक है। बोलना और अभिव्यक्ति दो डिफरेंट बातें हैं, ये एक बात है ही नहीं। और बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता, वाक स्वातंत्र लगा है, स्वातंत्र शब्द का स्पेसिफिक प्रयोग अन्य किसी में नहीं है। अभिव्यक्ति के स्वातंत्र शब्द का प्रयोग है अधिकार से पूर्व, अन्य किसी में नहीं है। तो वाक स्वातंत्र का अधिकार है, अभिव्यक्ति के स्वातंत्र का अधिकार है, और अभिव्यक्ति
इसके अनेकों माध्यम है। रोना, जैसे हमने कहा ना, कि एक माध्यम है। और तो बड़ी मूर्खता की बात है कि क्या लड़कियों की तरह रोते हो? अरे रोना तो गुण है, रोना खराब बात नहीं है। और आप अगर रो नहीं सकते तो तुम तो हमारे हिसाब से तो पास बैठाने लायक आदमी ही नहीं हो। ठीक है, आप इस लायक आदमी ही नहीं है कि आपको पास बैठाना जाए। क्यों? इसका मतलब आप भावों की उच्चता से, भावुक दशा से, इससे तो नितांत अपरिचित है। आपको तो मालूम ही नहीं है कि भावों की कोई ऐसी उच्चतम दशा भी हो सकती है जहां शब्द आपको अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य खो बैठे। ये तो आपको मालूम ही नहीं है, बेकार की बात। आप आदमी ही ठीक नहीं है मेरे हिसाब से तो। इसलिए ये तो बात ही कहना, ये आप लड़कियों का अपमान नहीं कर रहे, ये तो खुद का कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आप हर उस वर्ग का कर रहे हैं, तो बेकार की बात है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति ये सिर्फ रोने से नहीं होती, अनेकों माध्यम। शब्द जब कम पड़ जाएंगे प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए, तब आप नाच उठेंगे। और यही हम कहा करते हैं कि जितने राम कथा में है और कृष्ण कथा में है, नाच रहे डंडे मारो। ये नाच उठे नहीं, नाच रहे हैं। और बेहुदा, जब आप नाचेंगे तो बेहुदा ही नाचेंगे, क्योंकि बेहुदगी के कारण आप नाचने खड़े हुए हैं। आपके जो हिडन, वो हम बोलना नहीं चाहते माइक पर, कैमरे पर, सारे लोग समझते हैं। आप सिर्फ बेहुदगी भरे उद्देश्यों को लेकर बेहुदगी का प्रदर्शन कर रहे हो, इसलिए बेत ही आपका इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं दूसरा। और एक चैतन्य महाप्रभु है, एक मीरा है, वे नाच उठी हैं। उनके अंदर जो भाव उठा है वो शब्दों में अभिव्यक्त हो ही नहीं सकता, इसलिए वो नाच उठी। ठीक है, और एक नर्तक अपने गुण को प्रदर्शित करने के लिए नाच रहा है, तो भी उसमें खूबसूरती है। यद्यपि वो खूबसूरती नहीं है जो मीरा या चैतन्य महाप्रभु में है, लेकिन फिर भी उसमें खूबसूरती है। इसे चैतन्य महाप्रभु और मीरा, इनका नाचना दुनिया को नचा देता है। ठीक है, लेकिन जो नर्तक है उसका नाचना दुनिया को नहीं नचाता, लेकिन लोगों को प्रसन्न कर देता है। टिकट लेकर लोग उसका डांस देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, यानी सेकंड कैटेगरी वो भी है। और आप न तो नर्तक हो और न नाच उठे हो, आप तो बेहूदगी के प्रदर्शन है तो नाच रहे हो। इसलिए आपके नाच को देखकर गुस्सा आता है और आप पर डंडा चलाने की इच्छा होती है। वो अभिव्यक्ति नहीं है, या अगर है तो बेहूदगी की अभिव्यक्ति है। ठीक है, इन सब बातों में फर्क देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और फिर जब आपके वेद चलता है और चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा होती, तब आप इस ढंग की कहावतें गढ़ते हो कि कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो जाने क्या होता है। और कृष्ण वाकई करें तो वो लीला ही है, और तुम, क्योंकि देखिए शब्द कृष्ण करे तो लीला, लीला माने होता है नाटक। ठीक है, लीला माने नाटक होता है। तो इसका मतलब तुम भी ये मान रहे हो कि कृष्ण अगर कर रहे हैं तो वो लीला है, वो नाटक कर रहे हैं, कृष्ण उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जो वो कर रहे हैं। और खराब क्या है? इन्वॉल्व होना। ठीक है, कृष्ण करे तो लीला, ये शब्द आया है, क्योंकि ईश्वर जो करता है वो लीला ही होती है। उसके अतिरिक्त, लीला के अतिरिक्त ईश्वर कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, आप जो कर रहे हो उसमें खुद इन्वॉल्व हो, इसलिए तुम जो कर रहे हो वो वाकई वही है जिसे तुम बता रहे हो। ठीक है, लीला ही कर रहे हो। तो वाक स्वातंत्र है, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र है, और अभिव्यक्ति के स्वातंत्र में नाचना, गाना, पेंटिंग बनाना,
लिखना, ठीक है, लिखने में कविता, लिटरेचर, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है अभिव्यक्ति के कोई साधन अभी ज्ञात न हो, आगे वो ज्ञात हो जाएं तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इस ढंग से इस राइट को, ठीक है, सुरक्षा दी गई है, अधिनियमित किया गया। जानबूझकर मैं नहीं कह रहा, क्योंकि फिर मेरी संकल्पना मेरे कॉन्सेप्शन के खिलाफ चला जाता है, ठीक है। और हमने पीछे भी कहा कि नाम कोई रखता है तो उसमें भी कॉन्सेप्शन दर्शित होता है। अगर कोई राजपथ को कर्तव्य पथ कह रहा है तो इससे पहले कोई क्यों नहीं कह रहा था, ठीक है। पहली बार शासक ने अनुभव किया है कि शासन में वो है तो किसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए, राज करने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे यहां राजा की संकल्पना शासक के तौर पर नहीं है, ठीक है। शासन के कर्तव्य को, ठीक है, शासन के कर्तव्य को, शासन के को सुचारू चलाने के कर्तव्य को धारित करने वाले व्यक्ति के रूप में, इसलिए, ठीक है, मुख्यमंत्री के ऑफिस को, ठीक है, आपका लोक भवन और इस प्रकार के नाम दिए गए, ठीक है। तो नामों का बदलना छोटी घटना नहीं होती, वो आपके कॉन्सेप्शन को स्पष्ट करती है। और जब तक कॉन्सेप्शन ठीक ना हो, तब तक, जब तक संकल्पना ठीक ना हो, तब तक कोई भी बात ठीक से समझ में नहीं आ सकती। तो आपको वाक का स्वातंत्र है और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र है। अब सवाल यह है कि वाक स्वातंत्र, अभिव्यक्ति स्वातंत्र, ये तो वाक स्वातंत्र का उपयोग या अभिव्यक्ति के स्वातंत्र का उपयोग जब आप करना चाहें तो जिस सीमा तक करना चाहें उस सीमा तक आपको इस वाक स्वातंत्र या अभिव्यक्ति के स्वातंत्र के उपयोग का अधिकार यह भी है। और जब हमने कहा कि अभिव्यक्ति एक तरह से नहीं अनेकों तरह से हो सकती है, ठीक है, यह कहा हमने। और स्वयं इसने कहा कि वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, तो कुछ शब्द और अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों के शामिल होने का जो भाव है वो बोलना एक ही तरीके से होता है, शब्दों से, ठीक है। ये सब मिलकर इस बात को जन्म देते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वातंत्र के अंतर्गत सामान्य अर्थों में अभिव्यक्ति या वाक या बोलने का जो अर्थ लिया जाता है उसके अलावा भी अन्य बहुत सारे अधिकार शामिल हैं। और यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हम लोग देखेंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वातंत्र के अंतर्गत राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, ठीक है, टीवी पर मैच देखने का अधिकार, टीवी पर अपनी किसी कृति को प्रसारित कराने का अधिकार, ये सब शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे होंगे? इसलिए क्योंकि कहा कुछ और अभिव्यक्ति के अनेकों माध्यम होते हैं। तो जो अभिव्यक्ति के अनेकों माध्यम है तो हर माध्यम से हमें स्वयं को अभिव्यक्त करने का स्वातंत्र या स्वतंत्रता प्राप्त है, और उस सीमा तक प्राप्त है जिस सीमा तक हम स्वयं को अभिव्यक्त कर पाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन शब्दों के अंतर्गत एक नहीं अनेक अधिकार शामिल हैं, ठीक है। आप जो कुछ कहते हो वो अगर आप याद करके बोलते हो तो आप इतिहास पढ़ा रहे हो, कानून नहीं। कि आपने याद कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या बोलना है, तो आप कानून नहीं पढ़ा रहे, आप इतिहास पढ़ा रहे हो। आपकी जो पद्धति है शिक्षण की वो क्या है? इतिहास के शिक्षण की पद्धति है। अगर कानून का इतिहास पढ़ाना हो तो यह पद्धति इस्तेमाल की जाएगी जो आप कानून के क्लास में इस्तेमाल कर रहे हो। कानून का क्लास ऐसे चलता है कि बेयर पढ़िए,
और बेर के शब्द से आपकी बात निकले और बाद में आप ये कहें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यही मत अमुक वाद में दिया है, तब कानून की क्लास हुई। ठीक है, कानून कैसे पढ़ा जाए, कानून कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, ये मेरे टीचर्स ने हमें जैसे सिखाया है हम उसी ढंग से बात करते हैं और वही ढंग हमें पसंद आता है। इसलिए ना तो हमने कभी नोट्स बनवाए जीवन में, ना शायद कभी अब बनवा पाएंगे। अब तो जीवन भी उतना नहीं बचा। ठीक है, तो क्या ही बनवाएंगे, अब मतलब ही नहीं है इस बात का। हर चीज यहीं से निकलेगी, क्योंकि हर चीज यहीं से निकली है, इसलिए यहीं से निकलेगी। तो वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें एक नहीं अनेक अधिकार शामिल है और उन अनेक अधिकारों का परिचय आपको मिलेगा। फिर दूसरी बात, वाक स्वतंत्र, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका उपयोग हम उस मैक्सिमम सीमा तक कर सकते हैं जिस मैक्सिमम सीमा तक हम इसका उपयोग करना चाहें। ठीक है, और उस मैक्सिमम सीमा तक उपयोग करने के लिए जो उपलब्ध संसाधन इस समय मौजूद हैं, उन सब का उपयोग करने का अधिकार भी हमें होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कहा जाएगा कि अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य हमें है। अगर हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके और अभिव्यक्ति के किसी माध्यम पर अपलोड करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य ये आपको दिया गया तो आप प्राइमरी अभिव्यक्ति दें, लेकिन अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके अपने न रहते हुए सेकेंडरी अभिव्यक्ति उन लोगों के सामने जो इस समय आपके सामने उपस्थित नहीं है, प्रत्यक्ष उनके सामने आप अपनी अभिव्यक्ति को नहीं रख सकते, ये आप नहीं कहेंगे। क्यों? हमें स्वातंत्र्य है, हमें स्वातंत्र्य है। हम जहां तक भेजना चाहें वहां तक। और वो लोग जो मेरे द्वारा रिकॉर्डेड को सुनेंगे, अगर वे इस विषय पर बोलना चाहते हैं तो कोई भी, अभिमन्यु के अलावा अब तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने मां के पेट में, ठीक है, ज्ञान अर्जित किया हो। हालांकि नचिकेता के बारे में यही कहते हैं कि उन्होंने, नचिकेता के बारे में ये नहीं कहते कि ज्ञान अर्जित किया, बल्कि नचिकेता के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को डांट दिया था, क्योंकि उनके पिता बहुत विद्वान थे। वो माता को, उनकी माता को वेद पुराण आदि सुना रहे थे, तो ऐसा कहते हैं कि गर्भस्थ बच्चे की आवाज आई है कि क्या बेकार की बात कर रहे हो, इन शब्दों को सुनाने से क्या लाभ। ठीक है, इनका अनुभव करना चाहिए। ठीक है, तब व्यक्ति विद्वान बनता है। और इस पर नहीं, ये नचिकेता नहीं, अष्टावक्र, ये अष्टावक्र। और इसमें ये वर्णन आता है कि पिता चूंकि विद्वान थे, तो विद्वान का तो अपना अहंकार होता है, तो पिता ने ये शाप दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओगे, इसलिए अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए, ऐसा बताया जाता। खैर वो कुछ भी हो, लेकिन मां के पेट से सीख के कोई कुछ नहीं आता। इसलिए वो लोग जो इसी विषय पर बोलना चाहते हैं, उन्हें जानकारी चाहिए। और अगर जानकारी उन्हें नहीं मिलेगी तो वे अभिव्यक्ति अपनी नहीं दे सकते इस विषय पर। ठीक है, और यह भी होता है कि आपको अनुभव हो रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि हमें अनुभव हो रहा है। कोई बता दे, देखो तुम्हें यह हो रहा है, तत्काल आपको पता लग जाता है और फिर आपको ध्यान में आ जाता है कि हमें यह हो रहा है। ठीक है, यह भी होता है। तो दूसरा बोलना चाह रहा है, मेरी अभिव्यक्ति ने जरा सा उसे सहारा दिया और वो बोलने लगा। यानी अभिव्यक्ति के स्वातंत्र में, वाक के स्वातंत्र में सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं, बल्कि इंटरचेंज ऑफ आइडियाज ये भी शामिल है। इंटरचेंज ऑफ आइडियाज ये भी शामिल है। ठीक है, जिसे तबादले ख्यालात कहें। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान कहें, विचार
विमर्श कहें वो भी शामिल है। और फिर अगर कोई सुनने वाला ना हो तो बोलने की प्रेरणा पैदा नहीं होती, अभिव्यक्ति की प्रेरणा पैदा नहीं होती। हम भी कहते हैं कि जब आपकी उपस्थिति ठीक नहीं होती, हमें यह नहीं लगता कि आप हमें मन से सुन रहे हो, तो मेरा बोलने का मन नहीं होता। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहे, ठीक है, यानी बोलने की प्रेरणा रहे, इसके लिए विचारों के प्रसार की जरूरत है, क्योंकि एप्रिसिएशन यह भी जरूरी होता है। हालांकि एप्रिसिएशन बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपके अहंकार को भी बढ़ाता है। इसीलिए कवि, दार्शनिक, विचारक ये अहंकारी हो जाते हैं, क्योंकि एप्रिशिएट होते हैं, और एप्रिशिएट होंगे तो अपनी महिमा ये अपने ध्यान में आती है कि हमने ऐसा किया, हम एप्रिशिएट हो रहे हैं। तब भगवान उससे नहीं जुड़ते, आप खुद से जुड़ते हैं, और ये आपको, ठीक है, आपकी आखिरत में अच्छी जगह नहीं ले जाएगी, लेकिन वो एक दूसरी बात है। ठीक है ना। फिलहाल एप्रिसिएशन ये सबको चाहिए। अब सोचो, आप ईश्वर को एप्रिसिएशन देने जाते हो, ठीक है, इसीलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर एप्रिसिएशन से खुश हो सकता है, क्योंकि ये आपका अनुभव है। और वो आपने देखा है कवियों, साहित्यकारों से कि वो कहते ताली बजाओ, और आपने ताली बजाए और वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपका ये भ्रम है कि ईश्वर एप्रिसिएशन से प्रसन्न होता है। आप उसे बताते हो कि तेरा तुझको अर्पण, अरे वो उसका है ही, तुम बताओ ना बताओ। जो महिमा आप ईश्वर की गाते हो वो आदतन गाते हो, अन्यथा ईश्वर का महिमा के गाए जाने से कोई संबंध नहीं है। आप गाओ ना गाओ, ईश्वर को दोनों उतने ही प्रिय है, चाहे, क्योंकि ईश्वर ये जानता है कि आप शरीर नहीं हो, आपने जो कुछ किया वो आपने नहीं किया, आपके शरीर ने किया। इतने ईश्वर को अरे आप ही ईश्वर हो, ठीक है। ईश्वर अपने अंश से नफरत कैसे कर सकता है? उसी का अंश संत में है, उसी का अंश दुष्ट में है, तो दुष्ट से ईश्वर नफरत कर ही कैसे सकता है? तो कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी सांसारिक तौर पर यह माना जाता है कि एप्रिसिएशन ये अभिव्यक्ति की प्रेरणा देता है, ठीक है। अगर, और एप्रिसिएशन के लिए जरूरी है हम अपनी बात लोगों के सामने रख पाए। जब तक हम अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख पाएंगे तब तक एप्रिसिएशन हमें मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति के जितने साधन हैं उनको इस्तेमाल करने का हक भी हमें है। तो कुल डिस्कशन से बात जो निकलती है वो ये कि वाक स्वातंत्र के अधिकार में, यही शब्द ठीक है, अभिव्यक्ति के स्वातंत्र के अधिकार में कुछ अन्य अधिकार भी शामिल हैं, जिन्हें इन अधिकारों का आनुषंगिक परिणामिक एडजंक्ट करके शब्द आता है, ठीक है। ये राइट यानी आनुषंगिक एंसिलरी एडजंक्ट राइट, ये मान लिया जाए कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इन अधिकारों में, यानी वाक स्वातंत्र के अधिकार में और अभिव्यक्ति के स्वातंत्र के अधिकार में शामिल मानी ही जानी चाहिए। उनमें से कुछ को पहचाना गया है और कुछ को पहचाना नहीं गया। जिनको पहचाना गया उन्हें आप राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट टू, ठीक है, विदेश जाने का अधिकार, ठीक है ना, प्रस्तुति देने का अधिकार, दूरदर्शन पर अपनी फिल्म प्रसारित कराने का अधिकार, ठीक है, इन सब नामों से जानते हो। और ये लिस्ट निश्चयी नहीं है, ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इसमें अभी लगातार जुड़ता जाएगा। जो कुछ अभिव्यक्ति के स्वातंत्र या बोलने के स्वातंत्र के अधिकार की रक्षा के लिए जरूरी होगा। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि ठीक है आपको स्वातंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता जब आत्यंतिक हो जाती है तो वो उद्दंडता में बदलती है।
ठीक है, स्वतंत्रता जब आत्यंतिक होगी तो वो उद्दंडता में बदलेगी। और परम स्वतंत्र कौन होता है? वो व्यक्ति जिसे संत कहते हो, उसे परम स्वतंत्रता हासिल है, लेकिन फिर भी वो उद्दंड नहीं होता। कारण ये कि अब वो आत्मा अनुशासन में है, और आत्मा अनुशासन आपके भीतर से पैदा होता है। अगर हम मीट नहीं खाते तो इसके कारण हम कुछ श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि हम मीट सिर्फ इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि हम एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और हमारे यहां मीट नहीं खाया जाता था। हो सकता हम किसी और परिवार में पैदा होते तो मीट खा रहे होते, या अभी हम कहीं और चले जाएं तो हो सकता मीट खाना शुरू कर दें। मीट खाने को हम कोई खराब चीज के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, हम एक आदत की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी चीज जिसे आप बुरा मानते हो, कोई भी चीज जिसे आप बुरा मानते हो, आप शराब नहीं पीते तो आप अच्छे नहीं हो, क्योंकि आप किसी भी क्षण शराब पी सकते हो। वो व्यक्ति अच्छा है जिसने जान लिया कि शराब बुरी है, अब वो शराब कभी पी ही नहीं सकता। यह है अच्छी बात। और यह कब आएगी? आपके अपने अनुभव से। तो संत अपने अनुभव से अच्छा हुआ है, ठीक है। वो किसी को कष्ट इसलिए नहीं दे रहा है, सॉरी, वो किसी को भी कष्ट जो नहीं दे रहा है उसका कारण ये नहीं है, ठीक है, कि वो कष्ट नहीं देना चाहता। वो ये जानता है कि सारा संसार उसमें एक ही ईश्वर व्याप्त हो रहा है, इसलिए ये जो है वो भी हम ही है, क्योंकि हम में भी ईश्वर है, इनमें भी ईश्वर है, हम सब अलग नहीं है। इसलिए अगर इनको हम कष्ट दे रहे हैं तो हम खुद को भी कष्ट दे ही रहे हैं। इसलिए वो आत्मा अनुशासित है, उसे किसी अनुशासन की जरूरत नहीं है, वो परम स्वतंत्र है, लेकिन उद्दंड नहीं है। इस दशा को सारे उपलब्ध नहीं होते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इसकी संकल्पना को लाना पड़ता है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। अब दिक्कत है, फिर दिक्कत शुरू हुई। दिक्कत अब यह है, अगर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की भी बात करें, ठीक है, तो स्थिति क्या रहती? दो प्रकार के अधिकार हमें दिखाई दे रहे हैं। एक वो अधिकार है जो प्रत्यक्ष वर्णित है, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जो कॉमन आदमी को भी समझ में आता है, बोलने के अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में। जब उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है, जैसे हम कहे तुम नहीं, न्यायालय के अवमान के विषय पर आप नहीं बोलोगे, गाली नहीं दोगे, तो बोलने के अधिकार पर सीधे प्रतिबंध लगाया ना हमने। सीधे जो प्रतिबंध लगा बोलने के अधिकार पर। अभिव्यक्ति के अधिकार पर हमने प्रतिबंध लगाया कि नहीं, राष्ट्रीय शोक होगा तो नहीं नाचोगे, ठीक है, देश के विरुद्ध कविता नहीं लिखोगे, तो हमने सीधे अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। और दूसरा प्रतिबंध हमने उस अधिकार पर लगाया है जो सीधे अभिव्यक्ति से संबंधित नहीं है, ठीक है। सीधे अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह कहें कि वो अभिव्यक्त करने के अधिकार से संबंधित तो है, लेकिन सीधे सीधे अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं। हमने कहा नाचोगे, लेकिन 10 से लेकर के 2 तक नहीं नाचोगे। अब हमने सीधे अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि अभिव्यक्ति का जो आनुषंगी अधिकार है, ठीक है ना, अभिव्यक्ति का जो परिणामिक अधिकार है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। तो अगर वाक की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीधे सीमित किया गया, तब तो अनुच्छेद 19(2) के मुताबिक, अर्थात अनुच्छेद 19(2) में वर्णित आधारों के आधार पर उस प्रतिबंध की संवैधानिकता को परीक्षित किया जाएगा। और अगर वो प्रतिबंध उन आधारों के आधार पर आधारित है, तो
उचित है, अदरवाइज उचित नहीं है। और प्रतिबंध कौन लगाएगा? आपको मालूम है, विधायिका लगाएगी, कार्यपालिका नहीं। ये हम लोग पहली क्लास में ही बात कर चुके हैं। और प्रतिबंध का नेचर कैसा होना चाहिए? युक्ति संगत होना चाहिए। युक्ति संगत कब होता है, कब नहीं होता, इस संबंध में पापनाशम लेबर यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सबसे लेटेस्ट केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, जब प्रतिबंध सीधे सीधे इस अधिकार पर है, लेकिन जब सीधे इस अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि आनुषांगिक या परिणामिक आधारों पर प्रतिबंध है, आनुषांगिक या परिणामिक अधिकारों पर प्रतिबंध है, तब प्रतिबंध की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है वो कैसे तय करेंगे, इसका तरीका वीजी रो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आज बात यहीं तक रखेंगे। और वीजी रो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया प्रतिबंध, ठीक है, कैसे कैसे लगाना चाहिए, और वीजी रो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या पापनाशम में जो कहा वो पूरे अनुच्छेद 19 के संबंध में कहा है, पूरे अनुच्छेद यानी 6 स्वतंत्रताओं के संबंध में वो मापदंड लागू होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, और अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार पहचाने गए और अब तक शामिल किए गए, इनकी बात हम लोग अगली बात क्लास में करेंगे, देखेंगे।